मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट द्वितीय का जो सिलेबस पैटर्न है। पेपर फर्स्ट रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल आपके एग्ज़ाम में 75 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में संसाधन भूगोल की प्रकृति, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। संसाधन भूगोल की प्रकृति, स्कोप क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये सब अध्ययन होगा। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की परिभाषाएं और संसाधनों का प्रकार, कौन कौन से प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो संसाधन नवीनीकरण योग्य हैं, जो बार बार उपयोग हो सकते हैं, और जो संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो एक बार खत्म हो जाते हैं, जो एक बार उपयोग होने के बाद में दोबारा उसको निर्मित नहीं किया जा सकता, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्बरमैन, एक भूगोलवेत्ता हैं जिम्बरमैन, उन्होंने भी संसाधनों का वर्गीकरण किया है, तो हम उसको भी देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से हैं, उनका वितरण क्या है, उनका दोहन किस तरह हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन, यूज, उपयोग देखेंगे, एंड कंजर्वेशन देखेंगे, उनका किस तरह से हम बचा सकते हैं, किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं। कौन कौन से रिसोर्स हैं प्राकृतिक, एक तो हम फॉरेस्ट, वन संसाधनों का अध्ययन करेंगे। वाटर संसाधन है, जो जल है, बहुत महत्वपूर्ण जल संसाधन है। मिट्टी, सॉइल्स, फिशरीज, मत्स्य पालन, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स में भी हम विशेष रूप से कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे आजकल जो बहुतायत में उपयोग में आने वाले जो संसाधन है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आपकी पवन ऊर्जा, इनको भी हम देखेंगे। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जो जिससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिसोर्स का। पहला जो सेक्शन देखा अपन ने प्राकृतिक रिसोर्स, दूसरा जो है वो मानव रिसोर्स। मानव भी अपने आप में एक रिसोर्स है, वो भी बहुत सारे रिसोर्स उत्पन्न करता है, जैसे पॉपुलेशन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, ह्यूमन संसाधन में हम देखेंगे कि संसार की जो जनसंख्या है उसका वितरण देखेंगे, और वितरण में डेंसिटी देखेंगे, उसका घनत्व कहाँ कहाँ पर अधिक है, उसका क्या कारण है अधिक जनसंख्या होने के। और ग्रोथ, जो मानव सभ्यता से अब तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारण हैं, जिम्मेदार हैं। जो इनइक्वालिटी, जो असमानता, पॉपुलेशन, रिसोर्स हैं, उनके क्या रिलेशनशिप है या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर रिसोर्स, जो कृषि से संबंधित संसाधन हैं, उनका देखेंगे। फिशरीज, मत्स्य पालन है। सीरियल्स, क्रॉप्स, जो
राइस, वीट, मेज एंड बार्ली, बेवरेज, जो पेय पदार्थ हैं, जो मुख्य जो एग्रीकल्चर रिसोर्स में हम फसलें देखेंगे, तो फसलें तो खाद्यान्न फसलें होती हैं, जो चावल है, गेहूँ है, मक्का है, जौ है, इनका हम वितरण देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इनका प्रोडक्शन देखेंगे, इनकी भौगोलिक कंडीशंस देखेंगे। और पेय पदार्थ हैं, चाय है, कॉफ़ी है, ये तंबाकू है, ये कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, इनके लिए क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, कितना प्रोडक्शन होता है और ये कहाँ पर आयात निर्यात की जाती हैं, इन सब का हम गहनता से अध्ययन करेंगे। कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो कॉटन है, रबर, जूट, शुगर केन, सिल्क एंड आर्टिफिशियल फाइबर हैं, रेशे हैं, उनका भी हम देखेंगे। जो कॉमर्शियल यूज के लिए उनका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, जो कपड़े निर्माण में या अनेक तरह के चीनी निर्माण में या प्राकृतिक जो फाइबर बनाया जाता है, रेशम या रेशा बनाया जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार में कौन कौन से एग्रीकल्चर रीजन हैं, उन रीजनों का क्या निर्धारण है और वहाँ पर किस किस तरह की खेती की जाती है, कौन कौन सी फसलों का सामंजस्य होता है, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तीसरा जो सेक्शन है, सी सेक्शन, उसमें कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देयर कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट्स इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो हमारे संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, उसको हम किस तरह से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, उसका किस तरह से हम दोहन से बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वो उपलब्ध करा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, रिसोर्सेज रीजन ऑफ वर्ल्ड, रिसोर्स रीजन ऑफ द इंडिया, इकोनॉमिक रीजन ऑफ द इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं सेक्शन सी के हैं, इसमें हम चाहे सॉइल्स हो, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्स हो, इनको किस तरह से हम बचा सकते हैं, किस तरह की इसमें टेक्निक्स का यूज़ करके और बेहतर बना सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, जो जल है उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं, उसका किस तरह से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। जल सतही जल है, एक भूमिगत जल है, तो उनका हम किस तरह दोहन करें तो उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। हमारी लैंड कैपेबिलिटी है, हमारी जो क्षमता है भूमि की, उसको किस तरह से बनाए रखें, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखें। रिसोर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पूरे संसार में जो रिसोर्स के रीजन हैं कौन कौन से हैं, उसके क्या कारण हैं, कौन कौन से रिसोर्स वहाँ अधिक पाए जाते हैं। रिसोर्स रीजन ऑफ इंडिया, हमारे देश में भी रिसोर्स अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं, उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो जोन है, इकोनॉमिक जोन है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। उसका क्या कारण है, वहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाती हैं, कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, कौन कौन से वहाँ पर संसाधन हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे कि वो इकोनॉमिक रीजन बने। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि हमारे जो संसाधन हैं उनको अधिकतम उपयोग करते हुए उनका हम अधिकतम उपयोग कर सतत विकास करते रहें। हमारा विकास अवरुद्ध नहीं हो, वो चलता रहे, सस्टेन रहे, सतत रहे। इसलिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग करना रहता है, वो सब अध्ययन हम संसाधन भूगोल में करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेड रीडिंग बुक भी हैं। हम छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वो अधिकतम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, वो एटलस का उपयोग करें, वो मैप रीडिंग करें, आउटलाइन मैप प्रैक्टिस करें, वो डाटा का यूज करें,
वो डायग्राम का यूज़ करें, जितनी भी सेंसस ऑफ इंडिया उसका यूज़ करें, और जो रिकमेंडेड बुक हैं उनका भी वो अध्ययन करें। और संबंधित जो टीचर है या संबंधित प्रोफेसर्स हैं उनसे आप कंसल्ट करें। किसी टॉपिक पर आपको समझ नहीं है या समझने में दिक्कत है तो आप महाविद्यालय में आकर संबंधित टीचर से उस टॉपिक पर आप समझ सकते हैं, उसका बेस जो आधार है उसको समझ सकते हैं, और समझकर अपनी लैंग्वेज में अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। उन नोट्स के अंदर आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें जो अलग अलग एजेंसीज हैं, जो सरकारी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जिनके आंकड़े हैं या जिनकी रिपोर्ट्स हैं, उनके हवाला या उनका रेफरेंस संदर्भ देते हुए आप नोट्स को और अच्छा कर सकते हैं। आप डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्राफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक बेहतर नोट्स बनाकर एक अच्छी रणनीति अपनाकर और कम समय में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो महाविद्यालय द्वारा या जो विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको गहनता से अध्ययन करें, उसकी रणनीति अपनाएं, और पूर्व के जो पेपर्स हैं हुए हैं उनका आप अध्ययन करें, उसका नोट्स बनाएं, उसको हल करने की कोशिश करें, और जहाँ पर कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसको समाधान स्वरूप संबंधित टीचर से कंसल्ट करें और अपना स्वमूल्यांकन करते रहें, जिससे कि आपको सफलता आसानी से और अच्छे अंक मिल सकें।